कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की एफिकेसी में कोई डिफरेंस होता है? ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जेनरिक मेडिसिन की एफिकेसी मैच करती है ब्रांडेड मेडिसिन को। जो जेनरिक मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन से 3.5% रिड्यूस, मतलब बॉडी के अंदर डिजॉल्व होने का रेट। क्योंकि अगर मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो काम कैसे करेगी। नमस्कार। आज हमारे साथ हमेशा की तरह जतिन जी और हमारे गेस्ट कपिल गुप्ता जी हैं, जो कि एक फार्मासिस्ट हैं। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कपिल जी, आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय खुद दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड दैट्स माय प्लेजर। सेकेंडली मेरा नाम कपिल कृष्ण गुप्ता है और मेरी एजुकेशन बैचलर इन फार्मेसी है। मैंने पीएचडी कंप्लीट करी है अपनी क्लिनिकल रिसर्च में। मेरा स्टार्टिंग से ही फार्मेसी में इंटरेस्ट रहा है और मेरे फैमिली में भी फार्मेसी का बिजनेस चलता है, तो मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। बट मेरा बेसिकली जो वर्क है वो क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड है और समटाइम आई सपोर्ट माय फैमिली एज इन देयर बिजनेस एज वेल। कपिल जी, फार्मासिस्ट होता क्या है? फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को डिस्पेंस करे, पेशेंट को प्रोवाइड कराए। बेसिकली जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर मेंशन करते हैं, उनमें जो मेडिसिन्स होती हैं, तो एक फार्मासिस्ट का काम ये है कि उन मेडिसिन्स को उस क्वांटिटी में दे जिस क्वांटिटी में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जिस तरीके से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए, उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे। उनको ये भी बताए कि अगर आप मेडिसिन में गैप होता है या कोई आप मेडिसिन स्किप हो जाती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। मीन्स एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के लिए ये है कि एक सही मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो पेशेंट को अवेलेबल कराए विद इंफॉर्मेशन जो उसके लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो फार्मासिस्ट है। कैसे दवाई देनी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप दवाई ले लीजिए, अब दवाई ले लीजिए के बाद आप आ जाते हैं। बेसिकली आपने एकदम सही कहा और मैं इस पर एग्री भी करता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया में और मैं जो बाहर के बारे में देखा है बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स हर पेशेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन अ फार्मासिस्ट इंक्रीज़ हो जाती है कि पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू मेडिसिन प्रोवाइड कराना। मैं जब भी बैठता हूँ तो कभी कभार मेरे पास इस तरीके के भी पेशेंट आते हैं जो मेडिसिन लेकर आए होते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उसको लेना कैसे। राइट। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस तरीके के कोई पेशेंट आ रहे हैं तो उनको कम्प्लीटली सजेस्ट करना या इन्फॉर्म करना कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये मेंशन है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि मरीज के सच्चे दोस्त आप हैं, जो उसको प्रॉपर गाइड करता है कि ये ऐसी लेनी है, इतने समय में लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, छूट जाए तो क्या करना है, ये सब आप बताते हैं। हाँ, आप सच्चे दोस्त कह सकते हैं या इसका एक पार्ट भी कह सकते हैं। बेसिकली मेडिकल फील्ड में जो भी काम कर रहा है वो यही चाहता है कि अगर उसके पास पेशेंट आ रहा है तो वो उसको कुछ सर्व कर सके। ओके। कपिल जी, आपकी जो एजुकेशन है और जो फार्मासिस्ट होते हैं, हमने सुना है कुछ लोग होते हैं मेडिकल स्टोर वाले, कुछ होते हैं केमिस्ट। मेडिकल स्टोर और फार्मासिस्ट में क्या फ़र्क होता है? नहीं, मेडिकल स्टोर तो एक जगह हो गई जहाँ पे आपने काम किया। राइट। आप फार्मासिस्ट और केमिस्ट के बारे में अगर कहते हैं तो देखिए कुछ बोलचाल की भाषा होती है या आप कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में फार्मासिस्ट केमिस्ट एक ही माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली देखो तो डिफरेंस है। फार्मासिस्ट क्या है, मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है, उसकी डिग्री क्या है, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। ठीक है। राइट। लेकिन केमिस्ट क्या है, जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज हो, मीन्स रसायन शास्त्र की नॉलेज हो। तो हम तो लोकल लैंग्वेज में किसी को भी केमिस्ट की दुकान से लिया वो कह देते हैं वो। ये बात सही है, मैंने इसीलिए उसको बोला कि ये लोकल लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो केमिस्ट चलता है, बोला जाता है। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली टर्म में देखेंगे तो केमिस्ट अलग होता है। और फार्मासिस्ट अलग होता है। ठीक है। केमिस्ट का काम क्या है, वो
एटम मॉलिक्यूल्स उससे रिलेटेड रिसर्च में या उससे रिलेटेड वर्क करना या केमिकल से रिलेटेड वर्क करना, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट। ओके ओके ओके। लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है तो ये तो गलत मतलब भी वो नहीं। केमिस्ट है नहीं, एक्चुअली मेडिकल स्टोर वाले हैं जिसके पास दवाई मिल जाती है। हाँ, मेडिकल स्टोर वाले, और उनको आप फार्मासिस्ट बोल सकते हैं, दे आर फार्मासिस्ट बेसिकली। तो इससे एक बात निकल के आती है कि कपिल जी, क्या जो और मेडिकल स्टोर्स हैं, जिन लोगों ने उस मेडिकल स्टोर खोला हुआ, क्या वो सभी फार्मासिस्ट हैं? किसी भी मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट एक हमारा रेगुलेटरी या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट नॉर्म है। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी एक्चुअली में कभी आपको इस तरीके की भी सिनेरियो देखने को मिल जाती है कि किसी ने कहीं पे एक्सपीरियंस लिया और किसी फार्मासिस्ट के लाइसेंस के बेसिस पे वो मेडिकल रन कर रहा है। एक्सपीरियंस लिया का क्या मतलब हो यहाँ पर? कहीं पे भी काम किया एज एन सपोर्टिव हेड। मतलब किसी मेडिकल स्टोर पे हम जो देखते हैं लड़के पीछे बैकएंड पे जो काम कर रहे होते हैं, उनमें से कोई उठ के मेडिकल स्टोर खोलता है और किसी फार्मासिस्ट के लाइसेंस पे उस अपनी दुकान का लाइसेंस ले लेता है। हाँ, ले लेता है। एक्चुअल में वो फार्मासिस्ट नहीं है जिसने दुकान खोली है। हाँ, वो एक्चुअल में काफ़ी कंडीशंस पे ऐसा होता है, लेकिन अभी जब से थोड़ा सा रेगुलेशन हमारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है इस चीज़ को लेके, तो मोस्टली फार्मासिस्ट अब बैठते हैं। तो अब कहीं जगह पर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर इस तरीके की प्रैक्टिस ना करते हों, लेकिन हाँ, अगर आपको नॉलेज है और आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अगर किसी का इसमें बेनिफिट हो रहा है, तो मैं कहूँगा हाँ, करना चाहिए। तो इसमें कोई लिमिटेशन है कि एक फार्मासिस्ट कितने मेडिकल स्टोर खोल सकता है? एक फार्मासिस्ट केवल एक ही मेडिकल स्टोर रन कर सकता है। तो अगर 2 3 4 अगर चल रहे हैं किसी एक लाइसेंस पे, तो क्या वो नहीं चल इलीगल है? सकते, चल ही नहीं सकते। हमारी जो आपका वहाँ पे लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है और उस पे उनको मालूम होता है कि आपने मेडिकल स्टोर ओपन की हुई है, उनके पास आपके सारा डिटेल्स होता है। आपको उस लाइसेंस पे दूसरे मेडिकल स्टोर का मिलेगा ही नहीं वर्कअप करने के लिए, ओपन करने के लिए। मेरी जानकारी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि एक ही फार्मासिस्ट 4-5 मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके बैठता है और वो उसका लाइसेंस इस्तेमाल हो रहा होता है उस पर। किसी एक मेडिकल स्टोर पे हो रहा होता है, दूसरे मेडिकल स्टोर के लिए उसको दूसरे लाइसेंस की ज़रूरत है जो रेगुलेशन कहता है। बाकी अगर कुछ इस तरीके का हो रहा है तो वो इलीगल है। तो वो इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, मेरे सिर में दर्द हुआ या किसी के सिर में दर्द हुआ, जुकाम हुआ, मेडिकल स्टोर पर जाके उसने बोला भी जुकाम हुआ है दवाई दे दे, या सिर दर्द हो रहा दवाई दे दे, तो क्या ये लीगल है? क्या हो सकता है? ये उसको अथॉरिटी है? देखिए, क्या नाम है, OTC मेडिसिन्स एक फार्मासिस्ट दे सकता है। OTC मेडिसिन्स क्या होती हैं? ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर, OTC मीन्स ओवर द काउंटर मेडिसिन। Okay. वो जनरली फार्मासिस्ट आपको दे सकता है। फार्मासिस्ट दे सकता है? फार्मासिस्ट दे सकता है। उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे क्रोशिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, ये सारी OTC मेडिसिन्स के अंदर आती हैं। और इसका भी एक प्रॉपर रेगुलेशंस बना हुआ है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर, या आप कहेंगे कि एक OTC मेडिसिन्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट बार बार ये सेम कंप्लेन लेकर आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि उसको बोलो कि उसका चेकअप करवाना ज़रूरी है और वो डॉक्टर से जाके मिले। एक प्रॉब्लम बार बार अकर होना या रिपीटेशन में आना, वो हो सकता है कि जो आप समझ रहे हो कि एक नॉर्मल हेडेक है, वो नॉर्मल हेडेक ना होकर कुछ सीवियर हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हेडेक होना या फीवर आना एक सिम्टम है, मीन्स आप इसको, ये आप उससे कोई इलनेस डिसाइड नहीं कर रहे, ठीक है, जब तक आप कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करा लेते। क्या मेडिकल स्टोर वाला या सो कॉल्ड फार्मासिस्ट जिसके लाइसेंस पे एक सामने व्यक्ति बैठा है, वो फार्मासिस्ट नहीं है, उसने किसी के लाइसेंस पे मेडिकल स्टोर खोला हुआ है, क्या वो किसी का बीपी चेक कर सकता है? किसी का शुगर चेक कर सकता है? कर सकते हैं। अथॉरिटी है? हाँ, बीपी और शुगर आप आजकल नॉर्मली घर पे भी चेक कर सकते हैं। नहीं, मेडिकल स्टोर वाला, क्योंकि वो 20 25 50 रुपए ले रहा है उस चीज़ को चेक करने के लिए। हाँ, और वो जो आपसे जो कॉस्ट कर रहा है वो अपने एक्सपेंस के कॉस्ट कर रहा है, अपनी सर्विस के कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो मेडिकल जो अथॉरिटीज़ है वो इस बात को अलाउ करती है कि मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति जो सामने बैठा है, जो कि फार्मासिस्ट भी नहीं है, जो कि सो कॉल्ड फार्मासिस्ट है, जिसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, लाइसेंस की डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो कर सकता है। देखिए, बीपी और शुगर ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो हर बंदा अपने घर में कर सकता है। मतलब एक लेमैन पर्सन जो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखता, कोई भी डिग्री नहीं रखता, रादर देन वो किसी दूसरे फील्ड से रेलिवेंट है, वो भी कर सकता है। लेकिन उस रीडिंग के बेसिस पे कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता। ओके, सिर्फ रीडिंग दे सकता है कि आपकी शुगर इतनी है, आपको बीपी लो हो रही है, हाई हो रही है। एज एन अ फार्मासिस्ट मैं आपको ये बताता हूँ, हाँ आपकी ये है, आप ये मेडिसिन चलनी चाहिए,
या आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो इस जो आप ले रहे हो वो सही है या नहीं है, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जजमेंट नहीं दे सकते कि हाँ आपको यही मेडिसिन लेनी है, या आप क्या नाम है आपको ये शुगर या बीपी बढ़ रहा है वो इस रीज़न से बढ़ रहा है। वी कैन सजेस्ट, वी कैन इन्फॉर्म, बट आई विल सजेस्ट कि अगर इस तरीके की कंडीशंस आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो दे नीड टू मेडिकल कंसल्ट। एक फार्मासिस्ट के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं फलां डॉक्टर के पास गया था और उन्होंने मुझे 100 ये टेस्ट करवाए हैं, क्या हम उस डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली कि ये टेस्ट क्यों करवाए गए हैं? क्या पूछे जा सकते हैं? नहीं, मेडिकल टेस्ट पर्टिकुलरली अगर कोई डॉक्टर लिखता है तो वो आपकी किसी सिम्टम को देखकर लिखता है। ठीक है। अगर हम बायसनेस को छोड़ दें या एक हम मेडिकल प्रोफेशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के बारे में इस चीज़ पे हम ध्यान ना दें, तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी भी डिसीज को इवेल्युएट करने के लिए आपको मेडिकल टेस्ट मेंशन करता है। ठीक है। और बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल भी आती हैं, तो आपको ये फील होता है कि अरे उस डॉक्टर ने तो ये मेडिकल टेस्ट मेरे से गलत करवा लिया, ये तो सब कुछ नॉर्मल है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वहाँ पे वो एक सेल्फ डिसीजन लेना गलत है, क्योंकि आपको अच्छी बात है कि आपकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई, दे कैन इवेल्युएट, डॉक्टर कैन इवेल्युएट सम अनदर वे एज वेल। उसने स्टार्टिंग में जो टेस्ट कराए उसके रिजल्ट को देखा, ओके ये नॉर्मल है, लेकिन सिम्टम अभी भी परसिस्ट कर रहा है, दे कैन गो फॉर द अदर एग्जामिनेशन। एज एन अ फार्मासिस्ट, आपको आपके डॉक्टर ने जो मेडिकल टेस्ट वहाँ पे मेंशन किए, आप डेफिनेटली उसके बारे में उसको ब्रीफ कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि सर इसमें, मेरे पास भी कई लोग आते हैं कि भैया इसमें कोई टेस्ट लिखा हुआ है, बताइए इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, तो हम बताते हैं कि इसके अंदर आपका CBCL, FDA, KFTA सारे ब्लड एग्जामिनेशंस मेंशन किए हुए हैं। हाँ, इस चीज़ को चैलेंज करना या रेलिवेंट है कि नहीं, ये फार्मासिस्ट का काम नहीं है। ये फार्मासिस्ट का काम नहीं है। मुझे किसी डिसीज़ के अंदर मुझे लगा कि मुझे ये टेस्ट करवाना चाहिए, या मैं किसी लोकल डॉक्टर से, हमारे आसपास जितने MBBS डॉक्टर हैं, इनसे एक टेस्ट करवाया, लेकिन मेरे को उसमें तसल्ली नहीं हुई। अब मैं वही टेस्ट रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, हॉस्पिटल वाले उस टेस्ट को डिनाई कर देते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपने टेस्ट करवाएंगे। क्या वो सही है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं। अब आपने जिस लैब से टेस्ट करवाया, क्या वो NABL एक्रीडेटेड है, क्या वो ऑथराइज्ड है, क्या वो सर्टिफाइड है? अगर ऑथराइज्ड भी है, सर्टिफाइड भी है, फिर डॉक्टर को उसको मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो? अगर डॉक्टर उसको नहीं मानता तो ये आपका क्वेश्चन करने का हक है कि सर वो लैब पर्टिकुलरली ऑथराइज्ड है, मैंने सारी चीज़ें पता करी हैं, उसके बाद भी अगर आप इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हो तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आप कोई और टेस्ट इंक्लूड करना चाह रहे हो, या पर्टिकुलरली मुझे उस टेस्ट को करवाए हुए काफ़ी टाइम हो गया इसीलिए आप उसको रिपीट करना चाह रहे हो? तो आप वो डॉक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपका हक है। तो एक मेडिकल स्टोर में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट हमेशा टंगा हुआ मिलेगा कि इस फार्मेसी को कौन ऑथराइज्ड फार्मासिस्ट मतलब रन कर रहा है, मतलब इस फार्मेसी को कौन ऑथराइज्ड फार्मासिस्ट रन कर रहा है। ऐसे ही आप किसी भी लैब के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ के एक्रीडेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसमें ये मिलता है कि क्या नाम है, ये लैब क्या NABL एक्रीडेटेड है कि नहीं। ये एक रेगुलेटरी बॉडी हो गई जो आपको एक लैब को चलाने के लिए ऑथराइज करती है। जैसे एक मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए अप्रूवल देती है, वैसे ही एक लैब को रन करने के लिए इनके सर्टिफिकेशन ज़रूरी होते हैं। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के अंदर उनके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो क्वालिटी कंट्रोलाइज हो रहे हैं कि नहीं, पर्टिकुलरली वो चेक हो रहे हैं कि नहीं। इन सब के सर्टिफिकेट आपको जनरली जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको दिख जाएंगे। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में एंट्री करते हो तो उसकी डिग्री, उसके सर्टिफिकेट, उसके अचीवमेंट्स वहाँ पे मेंशन होते हैं। जैसे फार्मासिस्ट के मेंशन होते हैं वैसे लैब के भी मेंशन होते हैं। वो शो करते हैं कि हाँ हम इससे ऑथराइज्ड हैं, हमने इसके थ्रू सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। देखिए, बहुत सारी शॉर्ट लैब्स ऐसी होती हैं जो ऑथराइज्ड नहीं होती हैं, तो जनरली हमें वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पहचानें, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट पढ़ने तक की नॉलेज नहीं है कि सर्टिफिकेट एक्चुअल है, फर्जी है, कैसा है, हमें पता ही नहीं है। इसीलिए क्या नाम है, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा ना कि डॉक्टर क्यों नहीं बिलीव करता, यही एक रीजन होता है जिसमें डॉक्टर बिलीव नहीं करता। अगर बिलीव नहीं कर रहा तो हमारे प्रशासन को उस लैब को चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ना, उसे बंद करना चाहिए। जनरली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और इंक्लूड करूँगा, जब आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट आती है
तो टेस्ट की रिपोर्ट डेफिनेटली वो अपने एक फॉर्मेट में आपको देते हैं, उस पर भी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ये एज एन अ सिटीज़न और एज एन अ कंज्यूमर ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली रीड करूँ। हम उसको रीड नहीं करते हैं, इसी का बेनिफिट लोग उठाते हैं, है ना। जो ये लैब टेस्ट वाली जगह होती है जहाँ पर लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर मैंने देखा है कि टेस्ट हो जाते हैं, फिर बाद में डॉक्टर एक आकर उस पर साइन करता है अपना। तो इसका मतलब है जैसे फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर खोलने में सहायता करता है, ऐसे कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो लैब खोलने में सहायता करते हैं। बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी लैब बिना किसी एक रेडियोलॉजी, जैसे अगर आप कोई रेडियोलॉजी का टेस्ट कराने जा रहे हो तो आपको एक डिग्री होल्डर चाहिए। कोई भी मेडिकल स्टोर चलाने के लिए आपको फार्मासिस्ट के लाइसेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पर वो बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, आप कोई दूसरा बंदा मैनेज कर रहा है तो वो चल रहा है। ठीक है। इसी तरीके से लैब के लिए है। अगर जो बंदा डिग्री होल्डर नहीं है, जो पर्सन डिग्री होल्डर नहीं है, तो वो पर्टिकुलरली किसी डॉक्टर को हायर करता है या किसी ऐसे लैब टेक्नीशियन को हायर करता है जो डिग्री होल्डर्स हैं। अगर वो उसके पास नहीं है तो वो उसका वेट करता है, वो सुबह से शाम तक की सारी रिपोर्ट निकालता है, उनके पास भेजता है, वो साइन करते हैं, वो आपको देता है। लेकिन इन सब के लिए एक मेडिकल सुपरविजन की भी ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर्स भी इसमें हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप एक जगह पे कितने पेशेंट ले लोगे, इसीलिए वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये ऑथराइज्ड है। इस तरीके से जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, इस तरीके से काम चलता है और मार्केट में ऐसा होता है, क्योंकि आप एक जगह नहीं बैठ सकते विद योर नॉलेज, यू नीड टू सर्कुलेट एवरीवेयर एंड आपको वहाँ पे जाके सर्व करना होता है। If something happen due to lack knowledge of the pharmacist or the lab person, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस आदमी की या फार्मासिस्ट की या उस डॉक्टर की? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो सिग्नेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो सिग्नेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप क्वेश्चन उसी से कर रहे हो ना। अगर मेरे से, अगर मैं एज ए फार्मासिस्ट आपको कोई गलत मेडिसिन और क्या नाम है उससे अगर पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आती है, क्योंकि मैंने उसको वो मेडिसिन दी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कई सारे कंडीशंस या कॉज आ जाते हैं। मैं कई बार ये भी फेस करता हूँ कि भैया आप दे दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अगर हम उसको मल्टीपल टाइम ये सजेस्ट करते हैं भाई प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, इवन दो मैं इस तरीके के पेशेंट्स को काफ़ी फेस कर रहा हूँ, अरे नहीं भैया मुझे आप ही दे दीजिए, आप दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, आपको मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए इस बीमारी को लेके। लेकिन जब वो ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो हम उसको एक नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसको साइड बाय साइड ये भी सजेस्ट करते हैं कि नहीं प्लीज़ आप जाइए, आपको जाना ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में, देखो कंडीशन तो कंडीशन हो गया, अगर आपसे कोई इस तरीके का कह रहा है और आपने मेडिसिन को कुछ दिया है, जनरली देना नहीं चाहिए, तो अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। मैंने कई केमिस्ट से या कई जो जानकार हैं तो डॉक्टरों से भी पूछा कि ये जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती है। देखिए, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दो तरीके की मेडिसिन दो हैं। हाँ, जेनरिक और ब्रांडेड। ब्रांडेड मेडिसिन को आप इथिकल मेडिसिन भी बोल सकते हो। जनरली कोई भी कंपनी जब नया मॉलिक्यूल्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो उसको वो पेटेंट कराती है। पेटेंट जनरली 20 ईयर्स के लिए होता है। एक्चुअली वो कंपनी पेटेंट क्यों कराती है? क्योंकि उसने उसकी डिस्कवरी पे, उसके क्या नाम है टेस्टिंग पे या उसके वर्कअप पे, प्रोसेसिंग पे बहुत सारे एक्सपेंस किए होते हैं। पेटेंट कराने के बाद 20 ईयर्स तक वो ऑथराइज्ड होती है, मतलब जिस ड्यूरेशन के लिए उसने पेटेंट कराया है कि वो उसको अपने इंडिविजुअल रेट पे सेल कर सकती है। जैसे ही पेटेंटिंग उसकी ख़त्म होती है तो वो दूसरी कंपनी उसी मॉलिक्यूल्स की कॉपी कर लेती है और उसको मार्केट में सेल करती है, जिसको हम जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। ये एक नॉर्मल डिफिनीशन है। 20 साल तक कोई दूसरी कंपनी उसको नहीं बना सकती। वो अपने कॉस्ट को रिकवर करने का काम करती है कंपनी, जो उसने क्लिनिकल ट्रायल्स पे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पे, इन्वेस्टिगेशंस पे, उसके स्ट्रक्चरिंग पे, उसके प्रोसेसिंग पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्सपेंस किया है। क्योंकि आप आप जो ट्रायल का प्रोसीजर या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर समझते हो, ये साल 2 साल का प्रोसीजर नहीं होता। इसमें 7 10 15 20 ईयर्स तक लग जाते हैं और उसमें सारे एक्सपेंस को, सारे रिसोर्सेज को देना, मतलब ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। कोई भी मेडिसिन जो मार्केट में आज बहुत सारी मेडिसिन आप देख रहे हो, इसको इन्वेस्टिगेट होने के लिए या इसकी प्रोसेसिंग में पहले बहुत समय लग चुका है, इसीलिए वो महंगी होती हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मेडिसिन्स के आपने नाम दे दिए। लाइक अगर हम एक नॉर्मल मेडिसिन की बात करते हैं, पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल कई नाम से आती है। जेनरिक में पैरासिप के नाम से आती है, क्रोसिन के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है। तो
क्या है कि अब आपकी जो पैरासिप है वो जेनरिक है, बाकी जो मैंने आपको 3 नाम बताए वो तीनों ब्रांडेड के अंदर आ रही हैं, राइट। तो आपने जब पैरासीटामोल का पेटेंटिंग ख़त्म हुआ तो उसी फार्मूला को दूसरी कंपनी ने पेटेंटिंग ख़त्म होने के बाद उसकी कॉपी करी और उसका मैन्युफैक्चरिंग किया। उसका डेफिनेटली है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, उसने केवल मार्केटिंग करी और अपने प्रॉफिट को अर्न किया। और उस पेटेंटिंग पीरियड के अंदर जो ब्रांडेड कंपनी है उसने अपने एक्सपेंस को रिकवर कर लिया, ठीक है। तो जनरली जब पेटेंटिंग ख़त्म होती है तो ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि मेडिसिन की कॉस्ट भी कम हो जाती है ना। तो हम इसको ब्रांडेड और जेनरिक में डिफरेंस 20 साल का टाइम पीरियड कौन डिसाइड करता है? नहीं, ये पेटेंट का प्रोसीजर होता है। मतलब पेटेंट का प्रोसीजर ये है कि 20 साल का होगा? हाँ, पेटेंट अप्रॉक्स 20 साल का होता है। अप्रॉक्स 20 साल। अब इसके बारे में पेटेंटिंग अथॉरिटी की आप साइट पर जाके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हो। आप पर्टिकुलरली उस कंपनी के बारे में डिटेल्स ले सकते हो, उसकी पेटेंटिंग कब खत्म हुई, ठीक है, उसके अंदर क्या फार्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ें आपका, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिडन नहीं होती हैं, ये पब्लिक के लिए होती हैं, तो वो आप जाके जैसे कि आपने बताया कि पैरासीटामोल एक सॉल्ट है, नाम नहीं है। नाम नहीं है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक सॉल्ट है या नाम है? जैसे उसी सॉल्ट की 4 दवाइयाँ और चल रही हैं। क्वेश्चन ये है कि हम सॉल्ट मांगते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी कि आप ये दवाई लीजिए। अब वो दवाई मुझे महंगी मिल रही है या मेरे एरिया में वो दवाई नहीं मिल रही, क्योंकि जनरली हम डॉक्टर के पास अगर दूर जाते हैं तो हमें दवाई वहीं से लेनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो आसपास के मेडिकल स्टोर के हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इजीली मिल जाए। मुझे मेरे एरिया में नहीं मिल रही, तो क्या मैं उसका सब्स्टिट्यूट ले सकता हूँ या मुझे वही दवाई लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप डॉक्टर ने अगर किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। अदर मीन्स उसका सब्स्टिट्यूट कम्प्लीटली सेम होना चाहिए और सेम कन्फिग्रेशन में होना चाहिए। यहाँ मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि वो सॉल्ट लिखता है कि ब्रांड लिखता है? जनरली प्रैक्टिस चलती है ब्रांड मेडिसिन्स ठीक है, मेंशन करने के लिए, क्योंकि आप देखो, अगर आपके पास अगर मैं एक दवाई का नाम लूँ, जीरोडॉल एसपी, बहुत कॉमन मेडिसिन है, चलती है। अब उसके अंदर 3 साल्ट होते हैं और तीनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है। आप तीनों साल्ट को नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने एक जीरोडॉल एसपी लिखा, केमिस्ट को समझ में आ गया कि हाँ, इसके अंदर 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन डॉक्टर ने दिया है। डॉक्टर ये मेंशन नहीं करेगा एस्लोफेनाक, पैरासीटामोल, वो तीनों मेडिसिन का नाम लिखेगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो जनरली वो शॉर्ट मेडिसिन को मेंशन कर देता है। वो किसी भी ब्रांड में मेंशन करे, इट्स अप टू यू, आप किस तरीके की मेडिसिन प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। आप जेनरिक मेडिसिन प्रेफर करना चाहते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ब्रांडेड मेडिसिन लीजिए। अगर आप नहीं करती है, अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। मैं अगर बात करूं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की एफिकेसी में कोई डिफरेंस होता है तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जेनरिक मेडिसिन की एफिकेसी मैच करती है ब्रांडेड मेडिसिन को, ठीक है, राइट। लेकिन जेनरिक मेडिसिन के भी कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो जेनरिक मेडिसिन चीपर होती हैं, जेनरिक मेडिसिन सेफ्टी वाइज में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें ये भी मेंशन किया गया कि जो जेनरिक मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन से 3.5% रिड्यूस होता है। ये एब्जॉर्प्शन रेट क्या है इसको थोड़ा मतलब बॉडी के अंदर डिजॉल्व होने का रेट, ठीक है, क्योंकि अगर मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, ठीक है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो काम कैसे करेगी, ठीक है। तो वो ये बोला गया कि हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर मतलब अगर हम ये बोलें कि एकदम कम्प्लीटली एफिकेशियस है एज लाइक इन अ ब्रांडेड मेडिसिन, तो काफ़ी मेडिसिन है भी और काफ़ी मेडिसिन नहीं भी। जेनरिक मेडिसिन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखिए, आपको मेडिसिन परचेज करने के लिए दोनों चीज़ों को देखना चाहिए और फिर उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या मुझे लेना है या नहीं। देखिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट, किसी भी मेडिसिन के अंदर 2 तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट और नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है। नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो फिलर के जैसे यूज किए जाते हैं। फिलर? हाँ, किसी भी मेडिसिन को प्रॉपर साइज देने के लिए। भाई, आपकी पैरासीटामोल के अंदर कितने mg है? 500 mg की पैरासीटामोल है, बाकी तो एक्सिपिएंट्स हैं, मतलब बाकी तो या तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मेंशंस होंगे या उस मेडिसिन को बनाने के लिए फिलर्स यूज किए जाते हैं। फिलर्स क्या होता है? कहने का मतलब है कि खाली स्थान को फिल करने वाले पाउडर। ओके, मतलब वो साइज देने के लिए? हाँ, उसको साइज देने के लिए, उसको प्रॉपर शेप देने के लिए।
आप देखोगे ना कि जो जेनरिक मेडिसिन गवर्नमेंट की जो आ रही हैं उनके साइज़ में डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा, पैकेजिंग में डिफरेंस होगा। जनरली वो ब्रांडेड मेडिसिन से छोटी होती हैं। हाँ होती हैं। है ना, वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर नॉन एक्टिव रेजेंट की कमी होती है या नहीं होती या दूसरी होती है ना। अभी क्या है कि आप वैसे एफिकेसी अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर सेम साल्ट है, सेम मेडिसिन है, लेकिन जो नॉन एक्टिव रिएजेंट होते हैं वो माइट भी डिफरेंस हो सकता है। माइट बी, हाँ, माइट भी डिफरेंस हो सकता है। और जनरली क्या नाम है, ये देखा जाता है कि जो नॉन एक्टिव रिएजेंट है दे कैन आल्सो क्रिएट सम टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट टू द पेशेंट, है ना। हो सकता है कि वो जो नॉन एक्टिव रिएजेंट यूज किए गए हैं वो पेशेंट उसके लिए इनटॉलरेट हो। देखिए क्या नाम है, अगर मैं बात करता हूँ सेफ्टी वाइज तो दोनों ही मेडिसिन कंप्लीटली सेफ है। देखिए किसी भी मेडिसिन को दो तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, उसकी सेफ्टी रेशियो क्या है और एफिकेसी रेशियो क्या है। ठीक है, ठीक है, मतलब वो खाने में या लेने के बाद कितना ज़्यादा सेफ है और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। ठीक है, राइट। तो देखा जाएगा अगर हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों के अंदर हैं तो ऑलमोस्ट सेम है और क्वांटिटी उतनी है तो उतनी ही एफिकेशियस है। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस चीज़ को किस तरीके से बनाती है। इसीलिए मैंने बोला कि एक्टिव और इनएक्टिव रिएजेंट, कॉस्ट कटिंग जब आपकी मेडिसिन बन रही है तो और वो मेडिसिन आप चीपर कॉस्ट पे देने की कोशिश कर रहे हो। जेनरिक मेडिसिन में भी अब बहुत सारे ब्रांड आना शुरू हो गए, बहुत सारी कंपनीज जेनरिक मेडिसिन बना रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जेनरिक मेडिसिन बना रही है और जेनरिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। अभी भी हमारे शहर मतलब हमारे पूरी कंट्री में काफ़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो एक्सपेंसिव मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकती। उनके लिए जेनरिक मेडिसिन लेना ही उनकी एक लाइफ लाइन है। और जेनरिक मेडिसिन ख़राब नहीं होती, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जेनरिक मेडिसिन एफिकेशियस नहीं है या सेफ्टी वाइज सही नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट इस तरीके का है जो किसी पेशेंट को इल टॉलरेट भी कर सकता है। मतलब उसके अंदर ब्रांडेड मेडिसिन की भी अंदर अपनी कुछ नेगेटिविटी होती है, जेनरिक मेडिसिन की भी अपने अंदर एक नेगेटिविटी ये है कि उनके अंदर फिलर कम होते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। साइज में वो छोटी होती हैं, पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, नॉर्मल पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, अगर आप एक ब्रांडेड मेडिसिन देखोगे तो वो मोस्टली पॉलिश्ड मेडिसिन होती हैं, उनको मेडिसिन बनाने के बाद पॉलिशिंग की जाती है, उसको क्या नाम है उसकी पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेडिसिन के कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करती हैं। वो हम चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं, मॉलिक्यूल सेम लग रहा है लेकिन उसके अंदर आपने फिलर नहीं डाला, ठीक है, मेडिसिन की साइज़ को आपने छोटा कर दिया, नॉर्मल पैकेजिंग कर दी, इससे उसकी एफिकेसी पे फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है कि ऐसी मेडिसिन खाने के बाद इंसान कोई परमानेंट डिसेबिलिटी में चला जाए, इस तरीके ये लाइफ थ्रेटनिंग तब होगा जब आपने गलत मेडिसिन खाई है या गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है। मतलब जेनरिक और ब्रांडेड में इस तरह का कोई थ्रेट नहीं है? नहीं, इस तरीके का लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आपको कम असर कर रही है या ज़्यादा असर कर रही है। ओके, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने क्या नाम है भाई क्रोशिन खाई और मेरे को तुरंत इम्पैक्ट कर गया, पर मैंने दूसरी ब्रांड की मेडिसिन खाई जो जेनरिक थी, उससे मेरे को थोड़ा टाइम लग गया सही होने में। तो इस तरीके की चीज़ें हमको सुनने में भी आती हैं कि भैया वो हम लेकर आए थे मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम था। क्या ये साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आपको ब्रांडेड मेडिसिन खानी है, नहीं मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ कि जेनरिक मेडिसिन लेनी है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप कैपेबल हो मेडिसिन लेने के लिए तो आप एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन खाइए। अदरवाइज अगर आप नहीं हो तो आप डेफिनेटली आप जेनरिक मेडिसिन पर जा सकते हैं। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक। अदरवाइज देखिए क्या नाम है, मैंने कई डॉक्टर्स को देखा या कई प्रिस्क्रिप्शंस को हम देखते हैं, डॉक्टर्स ये बोलता है कि भाई जो मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ वही मेडिसिन खाना, या मेडिसिन खरीद के लाओ मुझे दिखाओ। क्यों, ऐसा क्यों है फिर, है ना। कई क्वेश्चंस रेज होते हैं। आप क्या नाम है, आप जो आपके डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी हुई है, आप एक जेनरिक स्टोर पर जाते हो और वो आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो तो वो आपको दवाइयाँ डेफिनेटली दूसरे ब्रांड नेम्स की निकाल के देता है या दूसरे नाम से देता है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो,
ठीक है, लेकिन जब आप दोबारा उसको रिफ़िल करने के लिए जाते हो, दोबारा लेने के लिए जाते हो, तो फिर आपको वो दूसरी देता है, क्योंकि हो सकता है कि वो मेडिसिन उसके पास अवेलेबल ना हो। तो ठीक है, आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है पेशेंट के दिमाग पर कि यार मैं पहले लेकर आया था, वो तो येलो कलर की थी, अब तुमने रेड कलर की दे दी। ठीक है, और मेडिसिन का और एक साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ों का बहुत कोरिलेशन है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो किसी मेडिसिन को लेने में, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी उतनी एफिकेसी से नहीं होता, उतना नहीं होता जितना आप एक अपनी जो मेडिसिन को जानते हैं उसको लेते हैं। जैसे अभी आपने कलर की बात करी, तो अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जैसे मुझे किसी मेडिसिन से एक दो बार एलर्जी हुई, जैसे जेल वगैरह है, इससे मुझे हुआ, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेडिसिन लो तो वाइट कलर वाली ले लेना, अगर इस प्रॉब्लम समस्या के लिए अभी कहीं तुम्हें अगर नहीं ये वाली मेडिसिन मिल रही तो आप कलर जरूर देख लिया करो। जैसे कुछ मेडिसिन का कलर रेड होता है, ज़्यादातर देखा जाए वो पेन किलर होती है, कईयों का वाइट होता है, कईयों का येलो होता है। तो इससे भी कभी कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि ये दवाई एलर्जी कर सकती है, या रंग से भी फर्क पड़ता है किसी मेडिसिन का? सिंपल वर्ड में ये एक मिथ है। मिथ है। कलर का दवाई की एफिकेसी या एक्टिव इंग्रेडिएंट पे कोई असर नहीं होता। ठीक है, मेट्रोजेल जनरली हम देते हैं जब आपको लूज मोशन की शिकायत होती है, उसको रोकने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए। एक तरीके की एंटीबायोटिक है जो बहुत ही नॉर्मल और नॉमिनेटेड कॉस्ट पे आती है, उस कंडीशन में दी जाती है। अच्छा, और जो हम इसके अंदर कलर्स डालते हैं, वो कलर्स कंप्लीटली आपकी एक आईपी होता है, इंडियन फार्माकोपिया या एक ब्रिटिश फार्माकोपिया, हम इन दो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए डाली जाती है ना। कलर का मेडिसिन की एफिकेसी पे ये कैसी नहीं, बल्कि ये इस पर्पज से होती है ये वाली ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कई पेन किलर ऐसी आती हैं जो आप वाइट कलर की भी देखोगे, पिंक कलर की भी देखोगे। ठीक है, उस पर डॉटेड होते हैं। जैसे आपने मोबिजॉक्स ले लो, वो हल्के से क्या नाम है पिंकी सेट पर होती है और उस पर डॉटेड डॉटेड से हल्के से फील होते हैं। आप क्या नाम है एक यूनो की जेनरिक के अंदर क्लॉक्सी आती है, वो पिंक कलर की होती है। और आपकी एस्लोपारस आती है, वो हल्का सा ऑरेंज शेप में होती है। ये सारे पेन किलर हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग। तो कलर का दवाई के असर से कोई रिलेशन नहीं है। एज अ फार्मासिस्ट आप हमें बताते हैं कौन सी दवाई कब लेनी है, और उसके लिए आपने कुछ कोड बना रखे हैं, SOS या 2 करते हैं सुबह शाम। ये किस तरह से निर्धारित करते हैं आप कि हमें कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए? दवाई की डोज पेशेंट की बॉडी कंडीशन को देखते हुए, उसके वेट को देखते हुए, उसकी डिसीज़ को देखते हुए डिसाइड की जाती है। ठीक है, राइट। जो हम डोजेस डिसाइड करते हैं या कितनी mg पेशेंट को देना चाहिए, उसमें हम पेशेंट्स के वेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है। पेशेंट का वेट जितना ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंगली दवाई का कैलकुलेशन किया जाता है। अब जहाँ तक रही आपने जैसे पूछा कि दवाइयाँ हम QID देते हैं, BD देते हैं, OD देते हैं, SOS देते हैं, तो बेसिकली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ। OD, QID, BD एक तरीके के लैटिन वर्ड्स हैं। OD का मतलब दिन में 1 बार, BD का मतलब दिन में 2 बार, TDS का मतलब दिन में 3 बार और QID का मतलब दिन में 4 बार, SOS का मतलब जब आपको रिक्वायर हो तब। इस तरीके से मेडिसिन को डिफ़ाइन किया गया है लेने के लिए। और अगर आप कहीं देखते हो जहाँ पे लिखा है Q4H या Q3H, तो इसका मतलब होता है कि आपको हर 3 घंटे में वो मेडिसिन लेनी है या 4 घंटे में उस मेडिसिन को रिपीट करना है। तो ये मेडिसिन देने का एक तरीका होता है जो आप जनरली हर प्रिस्क्रिप्शन पे देखोगे। और डॉक्टर आपके बॉडी वेट, आपके मेडिकल कंडीशन को देखते हुए इस चीज़ को डिसाइड करता है कि आपको कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप लो डोज देते हो तो वो आपको काम नहीं करेगी, और आप हाई डोज देते हो तो साइड इफ़ेक्ट माइट भी ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली डॉक्टर सिर्फ माइनर और मेजर पूछते हैं। अगर मान लीजिए हम दवाई लेने जाते हैं, किसी अपने रिलेटिव की दवाई लेने जा रहे हैं, बच्चे की दवाई लेने जा रहे हैं, तो पूछते हैं बच्चा बड़ा है कि मेजर है कि माइनर है, या उम्र पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें बॉडी वेट कैसे कंसीडर कर लेते हैं? देखिए क्या नाम है, जब अपने हम लोग मेडिकल स्टोर पे जब OTC मेडिसिन को देते हैं तो जनरली हम भी पूछते हैं कि किसके लिए आप दवाई ले रहे हो, लेडीज़ है जेंट्स है, एज क्या है, बॉडी वेट क्या है,
उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस सेगमेंट के अंदर वो लाई करेगा। ठीक है, आप ये भी देखते हो कि इस पर्टिकुलर दवाई का मैक्सिमम डोज क्या है। ठीक है। जैसे अगर आप क्या नाम है पैरासीटामोल लेते हो तो उसका मैक्सिमम डोज क्या है और हम इसको कितना दे सकते हैं इसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, इसके एज के अकॉर्डिंगली या इसके जेंडर के अकॉर्डिंगली, जितना इस बॉडी को, उस पेशेंट की बॉडी को सूट्स करे, है ना। तो वो हमारी अपनी एक कैलकुलेशन होती है, वो हर मेडिसिन के लिए अलग होती है। एक अलग से हटके क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो ब्लड को बनाने के काम में आते हैं। जैसे किसी की अगर डायलिसिस चल रहा है तो उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वो ब्लड डाउन हो जाता है। अगर हम उसको वाइट मार्केट में ख़रीदते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका रेट बहुत ज़्यादा 1800, 2000, 3000, लेकिन उसको हम ग्रे मार्केट में ख़रीदते हैं तो वो 400-500 की मिल जाती है। इतना डिफरेंस क्यों होता है? देखिए, ग्रे मार्केट जो आप बोल रहे हो तो आप एक रिस्क फैक्टर में जा रहे हो, राइट। आपने खुद ही उस चीज़ को डिफाइन किया कि आप एक वाइट मार्केट से खरीद रहे हो, मतलब जिस बंदे से आप ले रहे हो, जिस फार्मेसिस्ट से आप वो मेडिसिन ले रहे हो, जिस फार्मेसी स्टोर से वो मेडिसिन ले रहे हो, उसके पास पर्टिकुलरली उसका बिल है, वो उसने परचेजिंग करी है वो एक ऑथेंटिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है और आप वहाँ पे ले रहे हो, मतलब वहाँ पे ट्रस्ट है। ठीक है, ट्रस्ट होने की वजह से, वो सारा प्रॉपर चैनल के आने की वजह से उसका रेट ज़्यादा है। ठीक है। आप ग्रे मार्केट से ले रहे हो जहां पर आप ये ऑथेंटिकेट नहीं हो कि सामने वाले बंदे पे मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं, क्या उसने जो माल परचेज किया है ये एक्चुअल में सही है, डुप्लीकेट तो नहीं है। ठीक है। तो वो अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए उस रेट में आपको माल देगा जिससे आप अट्रैक्ट हो। ठीक है। भाई, आप किस पे अट्रैक्ट होगे? आप दो चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो, या तो आप उस मेडिकल स्टोर पे जाओगे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो कि भाई कुछ भी हो जाए ये मेरे को गलत सामान तो नहीं देगा, मना कर देगा, नहीं देगा। दूसरी, आप वहाँ पे अट्रैक्ट होगे जो भाई ये मेरे को सबसे सस्ता दे देगा। ये एज एन अ पेशेंट और एज एन अ कंज्यूमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहाँ देख रहे हो। आप अच्छे हेल्थ को देख रहे हो या अच्छी पॉकेट को देख रहे हो। आज सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। आप अच्छे ब्रांड की शराब तो पीना चाहते हो पर अच्छे ब्रांड की मेडिसिन नहीं खरीदना चाहते। अपने से पूछिए क्यों? ये जो रास्ता दिखाया जाता है हमारे को ग्रे मार्केट का, ये उसी संस्था में बैठे हुए लोग हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप वहाँ से ले लीजिए, ये फ़ोन नंबर ले लीजिए, आपको दवाई वहाँ सस्ती मिल जाएगी। तो क्या तब भी ये रिस्क फैक्टर होता है? देखिए, जो इस तरीके का काम करते हैं इसको आप वर्ड बोल सकते हैं इल्लीगल मार्केट। इल्लीगल मार्केट। ठीक है, रास्ता गलत दिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, सही रास्ता दिखाने वाले आपको कम मिलेंगे। हम अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंड को और अपने क्या नाम है बुद्धिमत्ता को उतना डेवलप करें कि हमें किधर जाना चाहिए। मीन्स आपको ऐसे कई फ्रेंड मिलेंगे जो आपको गलत ट्रैक पे लेकर जाएं और बहुत ही कम फ्रेंड मिलेंगे जो आपको सही ट्रैक पे लेकर जाएं, और आप शायद उन सही फ्रेंड को तब पहचानोगे जब आपकी वो टाइम निकल चुका होगा। आज आप पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करते, फ्रेंड्स पे भरोसा करते हो। क्यों? सोचने वाली बात है। आप पेरेंट्स पे भरोसा नहीं क्यों? क्योंकि वो आपके हित के बारे में सोचते हैं लेकिन कड़वी बात बोलते हैं, है ना। आप फ्रेंड पे भरोसा करते हो क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करते हो और आपको मालूम है कि हाँ यार ये कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। तो ये सारी ना जो आप मेरे से बात पूछ रहे हो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है और आपने क्या चीज़ ग्रैप्स करी। मैं कभी भी एज एन अ फार्मासिस्ट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक नॉन ऑथराइज्ड डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेल शॉप से एक मेडिसिन लो। आपको लेने के लिए एक ट्रस्टेड, लाइसेंस्ड, जिसका प्रॉपर चैनल है, वहाँ से मेडिसिन परचेज करनी चाहिए कि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को इंडिकेट कर सको या उसका प्रॉपर बिल दिखा सको। तो आपके अनुसार हमें ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जो कि प्रॉपर चैनल से आपके पास नहीं आ रही, जिसका बिल नहीं है। जिसका बिल नहीं है। मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर या फार्मासिस्ट के पास जाकर लोग पर्चा देते हैं, दवाई लेके घर आ जाते हैं, उसका बिल नहीं लेते। उस केस में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, क्या नाम है, जो छोटी मोटी मेडिसिन होती हैं जो आप नॉर्मली लेकर जा रहे हो, जैसे ग्रोशिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, या आप नॉर्मली आपने कोई डोज बनवाई, तो डेफिनेटली है कि आप उसका बिल नहीं लेते हो। लेकिन क्या नाम है, आप अगर फार्मासिस्ट से बोलोगे कि मुझे बिल लेना चाहिए तो ये आपका हक है और आपको वो देगा। कभी भी कोई भी फार्मासिस्ट भले ही वो एक मेडिसिन काट रहा है क्योंकि वो अपना बिल बना रहा है। भाई, आपने कोई भी मेडिसिन को परचेज़ किया या कोई भी मेडिसिन को पेशेंट को दिया, आपको अपने बिल में चढ़ाना है।
इट्स अप टू यू। अगर आप मांगोगे तो वो आपको फाड़ के दे देगा, अगर आप नहीं मांगोगे तो वो आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पास और भी कंज्यूमर्स हैं। ये आपकी अवेयरनेस है। आप जाते हो, एक गोली परचेज करते हो, कहो मुझे बिल दो, अगर वो बिल नहीं देता तो ये फार्मासिस्ट की गलती है। अच्छा कपिल जी, एक मेरे मन में और सवाल है कि जैसे कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं कि कहते हैं कि ये आपको रात को लेनी है, ये सुबह लेनी है। तो अगर मान लो रात को कोई भूल जाता है वो मेडिसिन लेने के लिए, तो वो क्या दिन में ले सकता है, या अगर दिन में भूल गया तो वो रात को ले सकता है, या किस तरह से डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन आपको रात को ही लेनी चाहिए या ये आपको सुबह ही लेनी चाहिए, या इसके साथ खाने से पहले या खाना खाने के बाद? आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, और मुझे लगता है कि क्या नाम है, इस चीज़ के बारे में अवेयर होना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी हुई है जो लॉन्ग टर्म से चल रही है, तो अगर पेशेंट से बाई मिस्टेक अगर कोई मेडिसिन स्किप हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चंस फेस भी होते हैं। तो बेसिकली मेडिसिन को कैटेगराइज किया गया है, और कैटेगराइज किया गया है कि वो आपकी बॉडी पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे खाली पेट मेडिसिन के अंदर अगर आप देखते हो तो आप एसिडिटी की मेडिसिन लेते हो, ठीक है, जो गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड मेडिसिन हो गई, पेंटोप्राजोल, रविप्राजोल, इसोप्राजोल, इस तरीके की मेडिसिन को आप जनरली आप खाली पेट लेते हो। क्यों? वो मेडिसिन आपके पेट में ऑलरेडी जो एसिड रात भर में जनरेट हुआ है उसको डाउन करती है। आप थायराइड की मेडिसिन भी खाली पेट लेते हो, सुबह के टाइम लेते हो, तो जनरली ये बोला जाता है कि आप थायराइड की मेडिसिन को आप पहले ले लो, फिर एसिडिटी की मेडिसिन ले लो खाली पेट, वो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसिडिटी की मेडिसिन अगर आप सुबह स्किप कर गए तो आप बाकी दिन नहीं ले सकते। आप ले सकते हो, लेकिन उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। खाली पेट पे अगर वो 100% आपको इम्पैक्ट कर रही होगी या प्रॉफिट मतलब बेनिफिट दे रही होगी, तो वो आपको 70-60% आपको बेनिफिट करेगी आपके भरे पेट पे। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एज इंस्ट्रक्टेड ही लेनी चाहिए। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे आप एंटीबायोटिक हो गई या पेन किलर हो गई, ये खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए, खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन गैस्ट्राइटिस को, गैस को या एसिडिटी को इंक्रीज करती है। तो अगर आप भरे पेट पे या कुछ खाने के बाद इस मेडिसिन को लेते हो तो एसिड उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करता जितना खाली पेट करता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन आपको रात में प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन कहते हो, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को हम रात में लेते हैं। क्यों? रात में एक्चुअली में जो कोलेस्ट्रॉल में मोस्टली स्टैटिन चलती है, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, इस तरीके की मेडिसिन चलती हैं। स्टैटिन उन एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को क्रिएट करते हैं, और इस तरीके के एंजाइम हमारे सोने की अवस्था में या स्लीपिंग टाइम में ज़्यादा क्रिएट होते हैं। इसीलिए इस मेडिसिन को हम रात में देते हैं, जिससे वो एंजाइम कम क्रिएट हो, जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बने या वो कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम हो जाए। बीपी की मेडिसिन जनरली हम सुबह के समय लेते हैं। अब इस मतलब मेडिसिन को कैटेगराइज किया गया है किस तरीके से वो पेशेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, बेनिफिट दे सकती है और कम से कम साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। अब कुछ मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी पड़ती हैं, जैसे आपको डायूरेटिक मेडिसिन हैं। अगर आप डायूरेटिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो बीपी को कंट्रोल करती हैं, पेशाब को इंक्रीज़ करती हैं, यूरिन को इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर आप नहीं लोगे, अगर आप भूल जाते हो, तो जब आपको याद आती है तब आपको नहीं लेना। जैसे आपकी टाइमिंग निकल गई, आपसे स्किप हो गई, तो जो आपका रूटीन टाइम है दोबारा, तो आप उस पे लीजिए, और इस बात को ध्यान रखिए कि आपको अपने पर्टिकुलर टाइम पे लेनी है। इसके लिए मार्केट में आपके मेडिसिन के बॉक्सेस भी आते हैं, जिसमें आप अपने पूरे दिन की मेडिसिन को अरेंज कर सकते हो, जिससे आप भूलो नहीं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, 21 डेज तक आपको लगातार लेनी ही लेनी है। अगर आप एक दिन भी नहीं लेते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जैसे आपकी आप मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप जनरली जो सेक्स का ड्यूरेशन होता है वो इवनिंग का होता है, तो आप उसको हर दिन मॉर्निंग में उसको लेते चलो और 21 डेज तक लेते चलो। अगर वो स्किप हो जाती है दैट कैन क्रिएट।
प्रॉब्लम से मतलब है कि मतलब कि वो कंसीव कर सकते हो, यही ना बस वैसे हेल्थ पे उसका कोई इशू नहीं है। कंसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके की मतलब आप डेफिनेटली मेडिसिन को ले रहे हो कि आप कंसीव ना करो। तो दैट इज मतलब इफ यू आर कंसीव्ड तो दैट्स मीन कि आपने जिस पर्पज से वो मेडिसिन ली दैट पर्पज नॉट रिजॉल्व, राइट। तो मेडिसिन को कैटेगराइज किया गया है कि आपको किस तरीके से वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करे, आपको किस तरीके से बेनिफिट दे, मैक्सिमम बेनिफिट दे विद लेस साइड इफ़ेक्ट। इस तरीके से डॉक्टर आपको ये इस तरीके की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और जनरली अगर आप कोई मेडिसिन स्किप कर जाते हो तो आप उसको उस पीरियड को छोड़ दीजिए, या तो अगर आपको 10-15 मिनट में या आधे घंटे में वो याद आ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक दिस मेडिसिन। लेकिन अगर आपको आधे से 1 घंटे से ऊपर का ड्यूरेशन हो जाता है तो आप उस ड्यूरेशन में उस मेडिसिन को छोड़कर नेक्स्ट ड्यूरेशन में ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कुछ मेडिसिन पे लागू नहीं होती है, जिसके लिए आपको कम्प्लीटली ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी मेडिसिन का आप ध्यान रखिए। एक दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि कुछ मेडिसिन जैसे आपने SOS बताई कि वो डॉक्टर कहता है कि अगर ये ज़रूरत हो तो लेना है। जैसे कुछ पेन किलर ऐसी है कि अगर ज़्यादा दर्द हो तो आप लेना, ठीक है। और जो पेन किलर मेडिसिन होती है वो भी ज़्यादातर डॉक्टर यही कहता है कि कुछ खा के ही खाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सुबह 6 बजे 7 बजे मुझे दर्द हुई है, मुझे ज़रूरत महसूस हुई है वो मेडिसिन लेने की, ठीक है। तो अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, ठीक है, और रात को मैंने 7-8 घंटे पहले खाना खाया है, तो उस टाइम मैं खाली पेट हूँ जब मैं उस मेडिसिन को ले सकता हूँ? जब वो उस टाइम मेरा पेट, अब क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ तो मैं खाली पेट हूँ उस समय 8 घंटे के बाद। नहीं देखिए, क्या नाम है, अगर आप 8 घंटे तक कोई मेडिसिन या कुछ भी नहीं लेते हो तो मैं कुछ खाने को नहीं लेते, हाँ कुछ खाने को नहीं लेते हो तो इसको मैं एक तरीके से क्या नाम है हम क्योंकि आपके पेट में कुछ नहीं है, जो भी आपका जो मलमूत्र है या जो भी आपने खाने के बाद जो डाइजेस्ट हो गया वो आपके इंटेस्टाइन में, तो हम इसको कंसीडर करेंगे एम्प्टी स्टमक। तो बेटर है कि आप कुछ ले लो, 2 बिस्कुट ले लो, उसके साथ वो मेडिसिन ले लो जिससे आपको एसिडिटी कॉज ना करे, ठीक है। आप डेफिनेटली अगर आपके पास इतना है कि आप पेन जो है कि वो आप फ्रेश हो सकते हो, फ्रेश होने का टाइम है, आप फ्रेश हो लो, फिर 2 बिस्कुट ले लो, उसके बाद वो मेडिसिन ले लो जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम अगर ना हो, ठीक है। और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे आप एजिथ्रोमाइसिन वगैरह देते हैं, डॉक्टर देते हैं गला खराब वगैरह के लिए, तो वो 3 की पैकिंग में आती है, 5 की पैकिंग में आती है। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि इनको 3 को पूरा जरूर करना भाई, हैं 2 पे मत छोड़ देना, नहीं तो ये वर्स्ट भी हो सकती है तुम्हारी बीमारी। तो क्या ये ठीक है, ऐसा ही है? देखिए क्या नाम है, जो एंटीबायोटिक के लिए बोला जाता है, हमारे यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि एंटीबायोटिक अपना एक कोर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हो तो इससे 2 तरीके के नुकसान होते हैं। या तो वो बीमारी आपको दोबारा रियकर हो सकती है, या आप जब नेक्स्ट टाइम पे आपको ये बीमारी होती है तो शायद वो डोज आपको काम ना करे, सूट ना करे, उसके लिए आपके जो क्या नाम है आपकी बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे जो आपने पहले एमजी ली है, जो आपने पहले डोज लिया है। इसीलिए एंटीबायोटिक के डोज को अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एजिथ्रोमाइसिन का केस जनरली अब पैकिंग भी इसी तरीके की आने लगी हैं। आप एजिथ्रोमाइसिन की या तो 3 की पैकिंग आती है, 5 की पैकिंग आती है, तो इसका मतलब है कि या तो आप 3 दिन तक लगातार लीजिए, अगर 3 दिन में आपको इम्पैक्ट थोड़ा कम नज़र आ रहा है तो आप उसको 2 दिन और इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कंपनी भी उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके आपको बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ये कंप्लीट डोज है, प्लीज़ आप इस डोज को कंप्लीट करो, ठीक है। वो हर मेडिसिन के बारे में डॉक्टर इस तरीके से नहीं बोलता। पेन किलर के बारे में आपने खुद ही बोला कि वो SOS बोलता है, क्यों नहीं बोलता कि इसको 25 दिन तक लो या 20 दिन तक लो, नहीं बोलता, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है ये आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए उस डोज को कंप्लीट करना जरूरी है। इसके साथ एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं यहाँ वो 2 नाम से आती हैं। 2 नाम से मेरा मतलब है कि एक नाम तो वैसे पर्ची पे लिखा होता है और एक के नीचे SR लिखा होता है, तो उसमें क्या फ़र्क है? SR मेडिसिन कौन सी होती है और नॉर्मल मेडिसिन कौन सी होती है? बेसिकली SR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज वो मेडिसिन होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर धीमे धीमे एब्जॉर्ब होती हैं, धीमे धीमे डिजॉल्व होती हैं, जिसका ड्यूरेशन आपका लंबा होता है, राइट। जैसे आप बोविरॉन को लेंगे, बोविरॉन एक तरीके का पेन किलर है, वो 75 mg में या 100 mg में आप देखोगे उसके पीछे SR मेंशन होता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो सस्टेन रिलीज है। उस जो आपने मेडिसिन खाई है वो धीमे 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 एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिलीज़ करेगी, जिससे आपका रिलीफ का पीरियड
पेन से रिलीफ का पीरियड वो बढ़ जाएगा, लंबा हाँ बढ़ जाएगा। मतलब आपको काफ़ी देर तक उस मेडिसिन को खाने के बाद आराम रहेगा, है ना। तो एसआर का मतलब हुआ सस्टेन रिलीज। किसी भी मेडिसिन का, एक्टिव मेडिसिन का, दवाई खाने के बाद किसी भी एक्टिव मेडिसिन का धीमे धीमे रिलीज होना, जिससे उसकी इसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट पेशेंट को लंबे समय के लिए मिले। इसीलिए इस तरीके की मेडिसिन बनाई जाती हैं। आप देखोगे पेंटोप्राजोल में पीछे एसआर मेंशन होता है, डीएसआर। तो जनरली आप देखोगे वो ग्रेन्यूल फॉर्म्स में आते हैं, वो धीमे धीमे बॉडी के अंदर डिजॉल्व होते हैं। उसका इम्पैक्ट मतलब आप पेंटोप्राजोल आप जानते हैं एसिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिटी का जो मतलब आपको एसिडिटी से रिलीफ लंबे समय तक रहे, इसीलिए सस्टेन रिलीज मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है कपिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आपने साझा की। कोई ऐसा मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहें एज अ फार्मासिस्ट? इट्स रियली प्लेजर फॉर मी एज वेल। मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी अच्छा लगा। और मैसेज डेफिनेटली मैं मैसेज दोनों को ही देना चाहूँगा। एज एन अ फार्मासिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो हम उसको जो उसकी जानकारी जो उसको लेनी चाहिए या जो ज़रूरी है उसके लिए हम उससे शेयर ज़रूर करें, जिससे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। हम बस डिस्पेंस कर दिया उसको, पैसे ले लिए और छोड़ दिया, ऐसा ना करें। उसको थोड़ा सा कुछ अगर हम एजुकेशन दे सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो डेफिनेटली नॉट, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है या कुछ पूछता है, तो उसकी क्वेरी को डेफिनेटली आप रिजॉल्व करें। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये मेडिसिन किसके साथ लेनी चाहिए, किसके साथ नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप प्रिस्क्रिप्शन देख के उसको बता सकते हैं, तो आप प्लीज़ उससे शेयर करें। और सेकेंडली मैं सोसाइटी में भी ये बोलना चाहूँगा कि आप क्वालिटी पे जाएँ, ट्रस्टेड फार्मेसिस्ट से मेडिसिन लें, ठीक है। चीज़ों को आप अपने स्तर पे अपने स्तर पे इवेल्युएट करें कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, राइट। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किस तरीके की मेडिसिन खाएं, सारी मेडिसिन अच्छी हैं। आपको ट्रस्ट करना होना चाहिए, आपको टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए। आल्सो आपको टाइम पे अपने डॉक्टर्स के पास फॉलोअप में भी जाना चाहिए, जिससे आपकी मेडिसिन को वो कम्प्लीटली डिसाइड कर सके कि क्या मेडिसिन आपकी चेंज करनी है, किसका डोज कम करना है। और अगर कोई डाउट होता है तो अपने फार्मेसिस्ट से वो सारी चीज़ें आपको क्लियर भी करनी चाहिए कि मेरे को किस चीज़ का डाउट है। आप गलत मेडिसिन ना लो, गलत टाइम पे ना लो, ठीक है। बस बाकी आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार। और हमारे सब्सक्राइबर, आप कमेंट कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट को लेकर। आपकी कोई भी क्वारी हो, कुछ भी कहना हो, सुनना हो, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आप और कौन से गेस्ट से बात करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे इस पॉडकास्ट को लोगों से शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की जानकारी का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।